हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का फिर से एक बारी स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। पीजीटी 2021 में आज जो अगला पेपर मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जिसके हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे, वो पेपर है पीजीटी हिस्ट्री मेल। 10 जुलाई 2021 को पेपर हुआ था, जिसकी टाइमिंग 2 से 5 थी। बाकी देखो, ये कंप्लीट पीडीएफ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। और कौन से आज के मैथ्स के 20 सवाल रहेंगे, एक एक करके आपको समझने हैं। देखो, पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। यहाँ से देखो मैथ स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, देखो मेंसुरेशन से है ये। कहता है कि एक घन को उसका आकार बढ़ाने के लिए खींचा जाता है, परिणामी विकर्ण में 20% की वृद्धि देखी गई है, तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब घन जैसे कि आपको देखो समझ रहा होगा, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। और क्या होता है इस क्यूब में कि भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना सब कुछ बराबर होता है, डायमेंशन बराबर होते हैं, और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। बाकी देखो, यहाँ पर विकर्ण में अगर 20% की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब है कि आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसको आप ए बोलोगे, ए को भी ना 20% से ही बढ़ाया होगा। और 20% की फ्रैक्शन आप समझते हो 1/5 होती है। तो आप कहोगे कि अगर पहले इस क्यूब का प्रत्येक किनारा 5 था, तो अभी एक से बढ़कर वो 6 हो गया। और हमें पता करना है, देखो टोटल सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। टोटल सरफेस एरिया आप समझ रहे हो 6a² होता है। हालांकि यहाँ जो हम वैल्यूज़ लिखेंगे वो छोटा करके रेशियोज़ में लिखेंगे। तो 6 भी आप काट दो और सिर्फ a² पे काम करो कि भाई पहले अगर टोटल सरफेस एरिया 25 था, अभी 36 हो जाएगा। और 11 से यह आपको बढ़ता नज़र आ रहा है, और 11 ओरिजिनली 25 पर बढ़े हैं, परसेंट के लिए 100। तो कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिलेगा 44%। हालांकि एक और तरीका होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। परसेंटेज में हमने पढ़ा है कि अगर कभी भी हम एरिया में परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं, तो हम ये सक्सेसिव वाला फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का मतलब 20 से होगा, 20 और 20 आप समझ रहे हो 40 होते हैं। और एक्स वाई का मतलब 20 गुना 20 400/100 होता है। तो ऐसे भी आपको आंसर 44% ही मिल रहे हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, टाइम एंड वर्क का चैन रूल कॉन्सेप्ट से है। कहता है कि 10 लोगों की एक टीम है और 12 घंटे इन्होंने काम किया। तो इन्होंने जो काम किया ना, देखो वो 100 किलोग्राम चावल इकट्ठा किया। अब आपको जो काम कराना है वो 12 आदमियों से कराना है, और 10-10 घंटे ये काम करेंगे, ये भी कुछ काम करेंगे। कितना ये काम करेंगे आपको पता करना है। 12 से देखो 12 कट रहा है, 10 से 10 कट रहा है, और डब्लू यानी कि ये वाले आदमी भी जो काम करेंगे वो 100 ही करेंगे। 100 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि एक टेबल आपको दी जा रही है यहाँ पर, और बताया जा रहा है इन 5 वर्षों में जो हमने बेचे हैं क्रेयॉन, तो किस रंग के कितने कितने बेचे वो आपको दिखा रखा है। और सवाल में पूछा है कि 5 वर्षों में किन क्रेयॉन की समान बिक्री हुई है। इसके लिए देखो आपको क्या करना होगा, सभी को ना टोटल करना होगा, और आपको देखना होगा कि कौन से 2 कलर के क्रेयॉन की सेम बिक्री हुई है। अब एक एक करना, देखो आप समझ रहे हो कैलकुलेट ही करना है, इसमें मैं भी कुछ खास नहीं बता सकता, सिर्फ टोटल करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ टोटल करना चाहूँ, तो नंबर देखो ऑलरेडी बहुत अच्छे से सजे हुए, एक के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, तो आप जोड़ना शुरू करो। जैसे अगर मैं इकाई अंक देखूँ, सबका 0 है, 0 लिख दो आप। अगर आप दहाई अंक देख पा रहे हो, तो 8 और 8 16, और 4 20, और 4 24, और 6 30। तो 30 का देखो 0 आप ले लो और 3 कैरी कर लो। अब आपको सैकड़ा अंक जोड़ना है, 3 और 9 12, 12 और 8 20, और 6 26, और 4 30, और 6 36। और लास्ट अब आपको 3 कैरी करना है, तो 3 और 1 4, और 1 5, और 1 6, और 1 7, और 1 8। तो 8600 देखो आपको यहाँ टोटल मिला। और जैसे कि देखो आपको आंसर नज़र भी आ रहा है, लाल और पीला ये कह रहा है कि सेम बिक्री हुई है, तो लाल तो हम टोटल कर चुके हैं। एक बारी पीला मैं आपको और जोड़ के दिखा देता हूँ। जैसे कि सबके देखो सभी नंबर्स के लास्ट 2 डिजिट 00 है, आप लिख दो। और उसके बाद आप सिंपली देखो एक एक डिजिट या दो दो को इकट्ठा जोड़ लो। जैसे 19 और 18 आप समझते हो 37 होता है, 37 और 20 57। 57 में पहले 11 जोड़ लेते हैं, 68 होता है, और 18 जोड़ोगे 86 होता है। तो आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों की सेम है, तो इसलिए ये आंसर दिया जा रहा है
कुल मिलाकर आपको देखो सबको टोटल करके देखना ही पड़ेगा पेपर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि भाई एक्स ने 10% के साधारण ब्याज पर 3,000 रुपये का ना ऋण लिया, लोन लिया, और वह वर्ष के लिए ब्याज की और 1,000 रुपये और प्रत्येक पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में मूलधन वापस करता है। देखो ये लैंग्वेज कुछ खास नहीं समझ में आई, क्या कहना चाहते हैं। बाकी कहता है चुकौती के बाद दूसरे वर्ष के अंत में जो बकाया राशि थी वो क्या थी। कॉन्सेप्ट देखो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा लैंग्वेज इशू इस क्वेश्चन में है। कहता है कि भाई जैसे कि आपने 3,000 रुपये उधार लिए, तो देखो वर्ष के अंत में ना वो 3,000 नहीं रह जाएंगे, ब्याज भी लग चुका होगा 10%। इस नंबर का 10% आप समझ रहे हो 300 होगा, तो वर्ष के अंत में ना आपके ऊपर उधार हो चुका होगा 3,300 रुपये। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि 1,000 रुपये उसने लौटाए हैं पहले वर्ष के अंत में। और अगर ये साधारण ब्याज का ही कॉन्सेप्ट है, तो साधारण ब्याज में जो आप पैसा चुकाते हो ना, देखो वो प्रिंसिपल में से माइनस होते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस 3,300 में से माइनस कर देते हैं। 3,300 में से नहीं, अमाउंट में से नहीं होता, बल्कि किस में से होता है, प्रिंसिपल से। तो यानी कि अब जो दूसरे वर्ष के लिए आपका प्रिंसिपल मूलधन रहेगा वो 2,000 रहेगा, और 10% उस पर ब्याज भी लगेगा 200 रुपये, तो 2,200 रुपये हो गया। अब पूरा देखते हैं कि 2 वर्ष का अंत हो गया, कितना पैसा हमारे ऊपर बाकी है। तो एक तो भाई ये ब्याज बाकी है हम पे 300 रुपये, और ये 2,200 रुपये बाकी है, यानी कि 2,500 रुपये। अब 2,500 रुपये में से जैसे कि फिर से उसने 1,000 रुपये दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी 1,500 रुपये बचे हुए हैं। जो बकाया राशि है वो 1,500 रुपये है। बट आंसर आप देख रहे हो 1,500 नहीं है, 1,530 है। तो 1,530 इसका आंसर तभी हो सकता है जब ये सिंपल इंटरेस्ट ना हो सवाल, बल्कि सीआई पर हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पर हो। उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3,000 रुपये उधार हमने लिए, और वर्ष के अंत आते आते 300 रुपये का ब्याज उस पर लग गया, और टोटल ये पैसा 3,300 रुपये हमारे ऊपर उधार था, और 1,000 रुपये हमने इसमें से दिए हैं। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता ना, फिर हम ये 1,000 रुपये यहाँ से घटाते, और 2,300 रुपये फिर हमारे ऊपर और बचते, और अगले वर्ष जो होता 2,300 पे ही हमें 10% ब्याज लगता, जो कि आप समझ रहे हो 230 रुपये होगा, और कुल बकाया 2,530 रुपये होता। लेकिन हमने दूसरे वर्ष में 1,000 दे भी दिए, तो 1,000 देने के बाद भी जो बकाया राशि हमारे ऊपर होती वो 1,530 होती। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ देखो डीएसएस भी हमेशा करता है, तो आपको ही समझदार बनना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, और एक सिंपल सा क्वेश्चन है देखो कि 40 इंच और 2 मीटर का अनुमानित अनुपात क्या है वो आपको पता करना है। लेकिन देखो यहाँ पर ना यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। बाकी देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, 100 होते हैं। आप इन दोनों को ना सेंटीमीटर में ले जाओ, तो 40 इंच में भाई 40 गुना में 2.54 इतने सेंटीमीटर्स होंगे, और 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर्स होंगे। जब ये डेसिमल आप हटाओगे नीचे 2 ज़ीरो आएगी, और वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ आ जाएगी। ये एक्चुअली रेशियो का साइन बनाना है, इक्वल टू का नहीं होगा। अब देखो 40 से ये नंबर भाई 5 बारी कटा, और 5 लगभग इसको 50 बारी आप कह सकते हो काट रहे हैं, और 50 और 100 का जो रेशियो बना वो 1:2 बना। तो देखो यहाँ 50 ना पूरा नहीं काट पा रहा था, इसलिए अनुमानित उसने बोला है। तो अनुमानित रेशियो आप कह सकते हो 1:2 रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो मैंसुरेशन का क्वेश्चन है। बारिश बौछार में 10 सेंटीमीटर बारिश गिरती है। देखो ये बारिश जहाँ पर भी गिर रही है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर का मतलब होगा हाइट से, कि वो 10 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भरा उसमें। अब आगे कहता है कि भाई 20 हेक्टेयर भूमि पर गिरने वाले वर्षा जल का आयतन कितना है। देखो सबसे पहले तो ये जो हेक्टेयर है ना, ये आपको समझ रहे हैं। हेक्टेयर एक यूनिट होती है एरिया की, और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं।
मतलब कभी भी कोई कह रहा है कि उसकी ज़मीन 1 हेक्टेयर है तो आप समझ जाना 10,000 मीटर स्क्वायर है। अब वॉल्यूम कैसे बनता है, देखो कि जो भी बेस है उसका आप एरिया निकालो। एरिया आपको देखो दे रखा है 20 हेक्टेयर, जिसको आप लिख सकते हो 20,000, मतलब 20 इंटू में 10,000, इतना बनेगा। तो इतना जो है ना, देखो ये बेस का एरिया है मीटर में, मीटर स्क्वायर में। और आयतन बनाने के लिए ना बेस के एरिया को बस हाइट में मल्टीप्लाई करनी होती है, और हाइट में आपको समझा चुका हूँ 10 सेंटीमीटर है, जिसको आप मीटर में बनाने के लिए ना 100 से डिवाइड करोगे, 10/100 मीटर। अब सिंपली देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, और 2000 की गुना 10 में आप करते हो तो समझ रहे हो 20,000, 20,000 मीटर क्यूब यहाँ पर आयतन होगा जितना पानी गिरा है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको 3 नंबर 16, 24, 36 और फोर्थ आपको निकालना है, जबकि ये चारों नंबर्स ना समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है जो रेशियो पहले 2 नंबर्स का होगा वही रेशियो लास्ट 2 नंबर्स का भी होगा। अच्छा, पहले दोनों नंबर्स का रेशियो आपको नज़र आ रहा होगा 2:3 बन रहे हैं, तो बस अब यहाँ पर भी ना 2:3 का रेशियो बनाओ। और वो कैसे बनेगा, तो 2 बराबर 36 के हैं, यानी कि 18 गुना। तो इस नंबर को भी आप 18 से गुना करोगे तो फोर्थ नंबर 3 गुना 18, 54 होना चाहिए बस। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है, और कहता है कि भाई प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं के घनों के योग का द्वयधारी निरूपण क्या है। इसका मतलब देखो बाइनरी होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब है कि एक नंबर अगर मैं आपको दूँ और मैं पूछूं कि इसको बाइनरी में चेंज करो, तो वो आपको चेंज करना आना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर वो नंबर भी नहीं है जिसको हमें चेंज करना है, वो नंबर भी हमें बनाना पड़ेगा। और वो नंबर कैसे बनेगा कि पहली 6 पूर्ण संख्याओं के घन का योग करना होगा। देखो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 1 से नहीं होती, 0 से होती है। और 0 से अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो छठी संख्या 5 रहेगी, और उन सभी के घनों का योग करना है। जैसे 0 का घन आप समझते हो 0 ही होता है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन जो होता है वो 64 होता है, और 5 का घन होता है 125। तो प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का घन मैंने लिख दिया, बस जोड़ना है इनको। 1 और 8 9 और 27 36 होता है, 64 में जोड़ोगे पूरा 100 हो गया, और 100 और 125 यानी कि 225। तो 225 जो ये नंबर हम समझ रहे हैं ना, ये तो हमारी भाषा में है। कंप्यूटर जो इसको समझेगा बाइनरी फॉर्म में वो ऐसे नहीं समझेगा, वो 1 और 0 दो ही डिजिट उसको दी जाती है। तो 1 और 0 ये नंबर कैसे बनेगा, ये हमें देखो अब काम करना है। क्या करना होता है, देखो जिस नंबर को आपको बनाना होता है बाइनरी में, आप उसको ना 2 से डिवाइड करते चलो बस। और कितनी बारी डिवाइड हो रहा है वो लिखो, कितना शेष बच रहा है उतना लिखना है। जैसे आप देख पा रहे हो कि इतनी बारी डिवाइड कर सकता है 2, और एक रिमाइंडर बचाएगा। फिर जो 2 डिवाइड करेगा दोबारा से, तो 56 बारी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर भाई 0 बचाएगा यहाँ पर। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करो कि 28 बारी पूरा हो रहा है डिवाइड, और बचेगा 0 रिमाइंडर। फिर 2 से हम डिवाइड करें तो आप देख पा रहे हो 14 बारी ये पूरा डिवाइड होगा, और रिमाइंडर 0 बचेगा। अगली बारी 2 से डिवाइड करोगे तो 7 बारी 14 होता है, और 0 बचेगा। इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं 0। अगली बारी जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बारी में देखो 6 बनता है, एक रिमाइंडर बचा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 एक कम 2, बचा 1। और फिर से जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अब देखो यहाँ पर 1 है, तो 2 एक कम भी 2 होता है, हमें अब की बारी 2 का पार्ट 0 बारी पढ़ना होगा, जो कि 0 होगा, और रिमाइंडर 1 बचेगा। जब तक ये भागफल 0 नहीं बन जाता हमें डिवाइड करते चलना होता है। और अब नीचे से ऊपर की ओर जो भी रिमाइंडर्स बचे हैं ना उसको लिखना होता है। जैसे 1 1 1 लिखते चलते हैं देखो, उसके बाद 0 0 0 0, 4 0 मतलब, और उसके बाद 1। तो देखो आपको नज़र आ रहा है ऐसा ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, और कहता है यहाँ पर एक खिलौना 160 रुपये में बेचा गया, खिलौने के लागत मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया गया।
आगे पढ़ने से पहले देखो इस बात को हम समझेंगे। यहाँ पर ना देखो सेलिंग प्राइस आपको बताया है 160 रुपये, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य भाई किन दो चीज़ों से बनता है। तो आप बोलोगे सीपी प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो। कहने का मतलब है क्रय मूल्य प्लस लाभ, और बता रखा है कि दोनों आपस में बराबर है। देखो यहाँ लिखा हुआ है लागत मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया। तो ये दोनों नंबर्स बराबर है और इन दोनों का योग अगर 160 बनना चाहिए, तो आप समझ पा रहे हो सीपी को भी 80 ही लोगे और लाभ को भी 80 लोगे। अब आगे कहते हैं कि भाई यदि नया लाभ मूल लाभ से 50% अधिक होने की आशा है। अब जो आपको प्रॉफिट चाहिए ना देखो, वो ओरिजिनल प्रॉफिट से 50% ज़्यादा चाहिए। 50% का मतलब हाफ हाफ ज़्यादा किसका, पुराने प्रॉफिट का 80 का। तो यानी कि आपको ना 40 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको 120 रुपये का प्रॉफिट चाहिए अभी। तो आप कितने में बेचोगे भाई, 80 में तो आपने खरीद रखा है, 120 प्रॉफिट भी चाहिए, तो आप पूरे 200 रुपये में बेचोगे। 200 इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको नजर आ रहा है, परसेंटेज का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कहता है कि एक छात्र ने प्रयोग करते समय वास्तविक 5/8 के बजाय एक स्थिरांक को 8/5 से गुणा किया। देखो यार, नंबर कोई यहाँ पर है और उस नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5/8 से, लेकिन इसने एक गलती की है। गलती क्या की है कि नंबर को ना मल्टीप्लाई कर दिया 8/5 से। तो उसने गलती कितने प्रतिशत की है ये आपको पता करना है। देखो एक नंबर आप यहाँ मान लो, 8 और 5 का एलसीएम 40 होता है, तो मैं नंबर को ना 40 मान लेता हूँ। यहाँ भी मैं 40 लिखूँगा। अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि जो आंसर आना चाहिए था सही, वो 25 आना चाहिए था, बट जो आंसर आया वो आया देखो 64। तो 25 से कम आना या ज़्यादा आना सब गलती है। कितना गलती आप अंतर करोगे, और 64 में से जब आप 25 घटाओगे तो ये अंतर आपको ना 39 मिल जाएगा। तो आप बोलोगे जो गलती यहाँ पर की है वो 39 की है, और गलती का कंपैरिजन हमेशा सही डाटा पर होता है, यानी कि 25 पर ये गलती करी है, और परसेंट के लिए 100। तो 25 देखो 4 बार ही इसको काट पा रहे हैं और आंसर आपको मिलेगा 156%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कहता है कि एक्स वाई से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। अगर वाई एक काम करता है तो उतने ही समय में एक्स 5 काम कर जाते हैं। एक कार्य को पूरा करने में वाई से 48 दिन कम लेता है एक्स। देखो ये क्षमता का रेशियो हमने बनाया है। अगर मैं टाइम का रेशियो आपसे कहूँ क्या होगा, तो आपको पता है बस पलट देना होता है 1:5। और टाइम के रेशियो के हिसाब से आपको ये तो पता चल रहा है कि एक्स काम को पहले कर रहा है वाई से कितना यूनिट, 4 यूनिट। उसी 4 यूनिट की वैल्यू आपको 48 दे दी, और आप समझ रहे हो कि ये 12 गुना है, मतलब 48/4 12 होता है। तो टाइम अगर आपको रियल निकालना है तो आप दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और अब आपके पास आ चुका है कि एक्स अकेला इस काम को 12 दिनों में, वाई अकेला इस काम को 60 दिनों में कर सकता है। अब इससे आगे देखो, सबसे पहले ना आप टोटल वर्क बनाओ। तो टोटल वर्क बनाने के लिए क्षमता इंटू में समय, आप किसी भी एक तरफ से टोटल वर्क बना सकते हो। मैं एक्स की तरफ से बना लेता हूँ। क्षमता 5 है और टाइम 12 लिया था, तो टोटल वर्क यहाँ पर ना 60 हो गया। इसके बाद है कि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन काम करते हैं। तो एक साथ कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, आपको यहाँ समझना है टोटल वर्क 60 है। आगे क्या करना है देखो, 60 यहाँ पर टोटल वर्क है, और जैसे कि हमने क्षमता एक्स और वाई की 5 और 1 ली थी, तो अब मान लो कि पहले दिन भाई एक्स ने काम करा 5, एक दिन में 5 काम हुआ। फिर अगले एक दिन काम करेगा देखो वाई, कितना काम करेगा 1, तो 6 काम हो पाया कितने दिनों में, 2 दिनों में। और आपको जो काम करवाना है टोटल वो 60 है। तो आप ऐसी साइकिल्स को 10 बारी रिपीट कर सकते हो, और एक साइकिल 2 दिन की है, तो 2 दिन को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 दिन में ऐसे काम पूरा हो पाएगा।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 एवरेज का क्वेश्चन है। लास्ट पेपर जो मैंने आपको कराया था उसमें भी एक एवरेज का इसी तरीके से क्वेश्चन था और मैंने आपको दो तरीक़ों से कराया था। फिर से मैं आपको दोनों तरीक़ों से समझाता हूँ। देखो पहला तरीका डिटेल, जैसे कि एक कक्षा में 100 अंकों की एक परीक्षा में, इस 100 को तो काट दो, देखो इससे कन्फ्यूज़ मत हो जाना। पेपर यहाँ पर 100 नंबर का है, उसका कोई काम नहीं है, छोड़ दो। 40 छात्र टोटल है देखो यहाँ पर, और उनके औसतन 85 अंक आए हैं। तो आप ऐसे 40 की गुणा 85 में करते हो तो आपको पता चलेगा कि इन सभी के अंक मिलाकर कितने हैं। अब इनमें से देखो जो शुरुआत वाले टॉप 15 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज आपको 98 दे रखा है। तो मैं 15 इंटू 98 करता हूँ तो इन 15 बच्चों के कुल मार्क्स आ जाएंगे। और ऐसे ही देखो इनमें मैं जोड़ दूँ अगर लास्ट के 15 बच्चों का सम, कैसे निकलेगा सम? 15 इंटू में उनका एवरेज। तो आप समझ पा रहे हो कि ये योग बनेगा 15 और 15 30 का बनेगा, टोटल 40 है। अब बचे कितने? 10 बच्चे। तो इनका अंतर करने पे ना उन 10 बच्चों का योग आ जाएगा और आप 10 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आपको मिल जाएगा उनका। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है देखो उसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। जैसे कि आपको करना क्या है, एवरेज आपको ना 85 दे रखा है, तो आप यही मान के चलो कि हमें हर एक बच्चे के अंक 85 ही चाहिए। जबकि ये 15 ऐसे बच्चे हैं देखो, एवरेज से ज़्यादा इनके मार्क्स है। 85 से कितने ज़्यादा मार्क्स है? 13 13। और कुछ 15 बच्चे देखो यहाँ पर ऐसे भी आपको नज़र आ रहे हैं जिनके मार्क्स 70 है एवरेज, और 85 हमने उनको टारगेट दे रखा है, तो यानी कि 15 कम। तो ये हिसाब किताब आपको लगाना है। देखो ये और भी आसान है, आप 15 को कॉमन ले लो और प्लस का 13 माइनस का 15 आप समझते हो -2 होता है। तो आप बोलोगे कि टारगेट से ना इन सभी ने 30 नंबर कम बना रखे हैं, मतलब 30 अंक कम लेकर आ रहे हैं ये। तो ये आपको रिकवरी करानी होगी बचे हुए बच्चों से। कितने बच्चे बचे भाई? 10। तो 30 अंक 10 बच्चों को रिकवर करने हैं। तो इसका मतलब है हर एक बच्चा ना अब अपने एवरेज से 3 ज़्यादा रहेगा। मतलब 85 जो एवरेज चल रहा है सबका, उनसे 3 ज़्यादा मार्क्स इनको लेकर आने होंगे। और 85 और 3 आप समझ रहे हो, 88 मार्क्स इनको एवरेज लेकर आने होंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कि दो खंबे एक दूसरे से, देखो एक खंबा यहाँ पर है एक यहाँ, तो इन दोनों खंबे का डिस्टेंस आपको दे रखा है 2.4 किलोमीटर। आगे कहता है कि एक ट्रेन ने इन दोनों खंभों को पार कर दिया 60 सेकंड में। मतलब ऐसे देखो ट्रेन पार कर चुकी है और ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है देखो 600 मीटर, जिसको आप किलोमीटर में अगर लिखते हो तो 0.6 भी लिख सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई टोटल ट्रेन ने कितना चला इन दोनों को पार करने के लिए, तो आप बोलोगे एक तो ये वाला डिस्टेंस और एक अपनी लंबाई, जो कि दोनों मिलाकर 3 किलोमीटर बन रही है। और 3 किलोमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3000 मीटर। ये तो है टोटल डिस्टेंस, कितने टाइम में चला? 60 सेकंड में। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड आ गई 50। बट ऑप्शन जो है ना देखो वो किलोमीटर पर आवर में है और ये 50 आई है मीटर पर सेकंड में। तो 18/5 से आप और इसको मल्टीप्लाई करते हो अगर, तो किलोमीटर पर आवर में इस ट्रेन की जो स्पीड मिलेगी आपको वो रहेगी 180 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि 50 बक्सों को 10,000 रुपये में बेचने पर 25 बक्सों के मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा, 25 बक्सों के मूल्य, क्रय है विक्रय है कुछ नहीं बताया, तो ऐसी कंडीशन में आप क्रय ही मानोगे। तो जो इसको प्रॉफिट हुआ है वो सॉरी जो लॉस हुआ है वो 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य जितना हुआ है। एक बक्से का लागत मूल्य क्या है आपसे पूछा है। करना क्या है इसमें, देखो आप मान लो कि एक बक्से का जो क्रय मूल्य है जिसको हम सीपी बोलते हैं वो हम 1 रुपये मान रहे हैं। अभी आप ये 10,000 भूल जाओ, मतलब एक बक्से को हमने 1 रुपये में ख़रीदा है और हमने ये जो 50 बक्से बेचे हैं तो हमने इनको ख़रीदा कितने में होगा? तो क्योंकि हम एक को एक में ख़रीद रहे हैं तो इन सभी को मिलाकर हमने 50 रुपये में ख़रीदा होगा। और जो हमें लॉस हो रहा है देखो वो बता रखा है 25 के सीपी जितना है, एक का एक है तो 25 का 25 होगा। तो 25 रुपये का लॉस पर हमने सामान बेचा है, हमने 50 में ख़रीदा था। अगर मैं पूछूं कि बेचा कितने में होगा,
तो आप बोलोगे 50 में से 25 का तो लॉस ही हो गया, 25 में बेचा होगा इन सभी को मिलाकर। लेकिन हमने इन सबको मिलाकर देखो आपके सामने 10,000 रुपये में बेचा है। 25 की जो वैल्यू है वो 10,000 है। तो 10,000 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो 25 गुना 4 देखो 100 और 2 ज़ीरो और हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई। जो आपने सीपी माना है ना एक आर्टिकल का एक, उसको आप 400 से गुना करोगे तो 400 रुपये आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकु समान त्रिज्या वाले बेलन के शीर्ष पर रखा है। इसका मतलब देखो ऐसे है कुछ, जैसे ये तो बेलन हो गया और इसी बेलन पे ना इसी त्रिज्या का एक शंकु रखा हुआ है इस तरीके से। और कहता है बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या के समान है। आधार देखो जो त्रिज्या है ना आधार की वो 14 है, तो मतलब ये 14 होगा, ये 14 होगा, और हाइट भी जो है वो भी 14 है सिलेंडर की, बेलन की। आगे कहता है कि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या का 3 गुना है। त्रिज्या जैसे कि भाई शंकु की भी 14 ही होगी और उसका 3 गुना। आप समझ रहे हो कि ये हाइट जो होगी ना शंकु की वो 42 होगी। और अभी हमें इस पूरे ठोस का ना आयतन निकालना है, वॉल्यूम। कैसे निकालना है देखो, आप इन दोनों के वॉल्यूम्स को जोड़ दो। अब जैसे मैं आपसे पूछूँ कि इस ऊपर वाले शंकु का वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर देखो दोनों का बराबर है, इसलिए भी मैं आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, वरना आर हमें यहाँ 14 गिवन है। इन एच, एच कितनी है इसकी 42। उसी तरीके से इसमें हमें क्या जोड़ना है, तो बेलन का वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है इसका 14। अब इन दोनों को देखो जब आप जोड़ोगे तो आपको पाई आर स्क्वायर ना कॉमन मिल रहा है, दोनों में है। तो पाई आर स्क्वायर देखो, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हो 14 इंटू 14। और अब आपको बताना है कि इस ब्रैकेट में क्या बचेगा। तो आप बोलोगे जब ये तो कॉमन ले ही लिया तो इतना ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ से 3 इसको काटेगा 14 बारी, और 14 और 14 28 बचेगा, तो आप 28 और लिख लो। अब 7 से देखो ये नंबर 4 बारी घटा, और मल्टीप्लाई करने से पहले यूनिट डिजिट आप ज़रूर देख लेना। जैसे 4 गुना 4 16 का 6, 6 गुना 4 भाई 24 का 4, और 4 गुना 2 8, तो यूनिट डिजिट 8 बनेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में यही आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको बार ग्राफ दिखा रखा है और आपको बता रखा है कि ये सब तो देखो खर्च है, और लाभ जो हुआ है वो 26% का हुआ है। तो वर्ष के लिए राजस्व कितना था। राजस्व का मतलब रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू देखो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन सी दो चीज़ें अभी हम बताता हूँ मैं आपको। देखो ब्रैकेट में ना एक फार्मूला और लिख रखा है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में बिक्री गुना 100। तो शुरुआत हम इसी फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। जैसे कि लाभ प्रतिशत 26% है, इस 26% की ना फ्रैक्शन बनाओ। मतलब जब आप इसको 26/100 लिखोगे तो और छोटा करके आप इसको 13/50 लिख सकते हो। आप लिखो यहाँ पर 13/50। अब 13/50 में 13 क्या है 50 क्या है, देखो ये भी यहाँ से बता रखा है। कहते हैं कि जो 13 है ना ये तो लाभ है भाई, और जो ये 50 है ये होना चाहिए बिक्री, तो ये बिक्री है। तो जो बिक्री यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, असल में यही यहाँ पर रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब इन्होंने क्या दे रखा है आपको, राजस्व। तो बिक्री ही यहाँ पर रेवेन्यू है, और दो चीज़ों से ये मिलकर जो बनता है उसमें एक तो लाभ होता है और दूसरा होता है खर्च। तो मतलब जो 50 यहाँ पर राजस्व है वो दो चीज़ों से मिला है, जिसमें से लाभ तो 13 नज़र आ ही रहा है आपको, प्रॉफिट लिख लेते हैं यहाँ पर 13। तो 50 में से आप 13 घटाओगे ना 37, तो 37 देखो एक्सपेंडिचर रहेंगे यानी कि खर्च रहेंगे। अब बड़े ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर ना खर्च तो दे ही रखा है, अगर आप इन सबको जोड़ देते हो खर्च आ जाएगा। तो इनको एक बार जोड़ के देखते हैं कि खर्च कितना बन रहे हैं। तो भाई 450 और 70 520, 20 जोड़ोगे 540, और 300 जोड़ोगे 840, 160 उसमें हम जोड़ेंगे तो पूरा 1000 बनेगा। 900 जोड़ोगे 1900,
और 320 जोड़ोगे तो 2220 इतना बन रहा है। तो ये असल में ना 37 यूनिट की वैल्यू है। और 2220 को जब आप 37 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 60 मिल जाएगी। और जो राजस्व है जो कि हम 50 बना रखा है जिसको हमने, तो 50 यूनिट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। कैलकुलेट करने पर 3000 इस सवाल का मिलेगा आपको आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि भाई एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपये है। प्रिंसिपल 100% होता है और 10% ब्याज की दर है और 4 वर्ष का टाइम है, तो इसका मतलब 40% यहाँ पर ब्याज बनना चाहिए और दे हमें 1200 रखा है। तो यहाँ से देखो हम एक एक ज़ीरो काट दे और 4 से ये नंबर 30 बार ही कटेगा। तो 1% की हमें वैल्यू मिल जा रही है यहाँ पर 30। प्रिंसिपल मूलधन जैसे कि 100% मैंने आपको बताया है, तो आप 2 ज़ीरो और लगा दो और आपको जो यहाँ पर मिलेगा टोटल प्रिंसिपल वो मिलेगा 3000 रुपये। अब आगे बढ़ते देखो, कहते हैं कि भाई प्रति वर्ष 2 गुना ब्याज दर पर, 2 गुना ब्याज दर का मतलब पहले देखो ब्याज दर 10 थी, अब रेट चलेगा 20%। उसके अलावा कहते हैं कि दुगना ब्याज दर तो हमने कर ही लिया समय के आधे भाग के लिए। देखो यहाँ पर टाइम 4 साल था, तो यहाँ टाइम चलेगा 2 साल। और मूलधन भी जो है ना वो दुगना आपको करना है। जैसे यहाँ 3000 है तो दुगना हो गया इसका 6000। और निकालना क्या है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 6000 का भाई अब हमें इतना % ब्याज निकालना है 2 साल तक चक्रवृद्धि। तो देखो आप कर क्या सकते हो, x प्लस वाई से ना आप इकट्ठा ब्याज दर बना सकते हो कि x प्लस वाई दोनों 20 होंगे और 20 गुना 20 400/100। तो यहाँ से आपको पता चला कि टोटल जो हमें 2 वर्षों में ब्याज देना है वो 44% देना है। और 44% किसका देना है, तो वो इसका देना है इनटू में 6000। तो कैलकुलेट करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो बहुत आसानी से 2640 रुपये मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 था आपको नज़र आ रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है जो नंबर आपको दिया हुआ है एक उसमें डिजिट नहीं बता रखा, उसकी जगह x लिखा हुआ है, ये नंबर 9 से विभाज्य है, तो x के लिए संभावित हल ज्ञात करें। अब देखो जब आप इसको जोड़ोगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, जब आप जोड़ोगे इनको तो 9 और 7 आप समझ रहे हो 16 होता है, 16 और 2 18। तो ऑलरेडी यहाँ पर 18 सम बन रहा है अंकों का और 18 जो है 9 के पाड़े में आता है। तो फिलहाल भी देखो x को अगर हम 0 रख लेते हैं तो भी योग 18 ही बना रहेगा और 18 क्योंकि 9 के पाड़े में आता है तो ये नंबर 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। आप x को 9 भी रख सकते हो क्योंकि 9 आप 18 में जोड़ोगे 27 बना और 27 भी क्योंकि 9 के पाड़े में आता है तो नंबर 9 से डिविजिबल बना रहेगा। इसके बाद आप 18 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 18 अंकनीय संख्या है, तो संभावित मान जो हो सकते हैं वो 0 और 9 हो सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 था आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखा रखा है और स्वर्ण भंडार बता रखे हैं मिलियन में। ये देखो वर्ष है, बहुत आसान सा सवाल इन्होंने पूछा है। कहता है कि हमें रेशियो निकालना है और रेशियो किनका निकालना है, उन वर्षों का जिनमें स्वर्ण भंडार औसत से ऊपर है। किसके साथ निकालना है, उन वर्षों की संख्या से जिनका औसत भंडार से कम है। तो सबसे पहले देखो आपको औसत भंडार निकालना होगा और औसत भंडार के लिए इन सबको जोड़कर डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना होगा देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। 70,000 जो होगा ना इनका वो एवरेज निकलेगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, देखो सबको जोड़कर डिवाइडेड बाय 9 करना है तो 70,000 इनका एवरेज होगा। और अब आपको देखना है कि 70,000 से ऊपर, एक सेकंड भाई, हाँ, तो 70,000 से ऊपर आपको देखना है कि यहाँ पर कितने स्वर्ण भंडार है। आप देख पा रहे हो पहला आपको यहाँ मिल रहा है, दूसरा यहाँ मिल रहा है और तीसरा यहाँ मिल रहा है। तो 8 में से देखो 3 वर्ष, मैंने 9 बताया था, एक्चुअली 9 नहीं है 8 है। तो 8 में से 3 वर्षों में हमें एवरेज से ऊपर मिला
तो बाकी भाई एवरेज से नीचे ही मिलेगा, और एवरेज से नीचे कितना मिलेगा? 5। तो बस यही इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। क्या कहता है कि एक छिपकली 6 मिनट में 15 फीट चढ़ती है, लेकिन अगले 2 मिनट में 3 फीट नीचे आ जाती है। देखो 6 मिनट इसने लिए 15 मीटर चढ़ने में, लेकिन फिर अगले 2 मिनट जो इसने लिए वो 3 मीटर फिसलने में। तो इसका मतलब है कि अभी तक 8 मिनट छिपकली को हो चुके हैं, ये चढ़ी कितना है? 12 मीटर। अब आगे इसने बताया कि फिर यह हर मिनट में ना 8 फीट ऊपर ही ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती, और टोटल 44 फीट उसको चढ़ना है। 44 में से देखो 12 वो चढ़ चुकी है, तो 32 और बचा। अब 32 मीटर हमें उसको चढ़वाना है, और वो हर मिनट में 8 मीटर चढ़ती है। मीटर नहीं, सॉरी, ये फिट चल रहा है। तो 32 फीट हमें चढ़वाना है, और हर मिनट में वो 8 फीट चढ़ती है। तो आप समझ रहे हो 4 मिनट और लगेंगे, तो 4 मिनट में वो 32 और चढ़ लेगी। तो टोटल देखो इतना टाइम लगा, 8 और 4 12 मिनट। तो आसान सा सवाल था, 12 मिनट इसका आंसर है। बाकी पेपर भाई यहाँ ओवर होते हैं, और जल्द मिलते हैं कोई दूसरे पेपर के साथ। जब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।